हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इस चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, जहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज भी करने हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना है और हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो अगर आपने हमारे बैलेंस शीट बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को कवर कर ले, ताकि आपको हमारा ये जो समय आपको अच्छी तरह से समझे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हम सारी ही चीज़ें कवर करने वाले एक साथ। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको ये जो पार्ट है पूरी अच्छी तरीके से समझ जाए। तो देखिए क्वेश्चन में पहले क्या कहा गया है उन्होंने, फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर आपको कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, राइट। सारे लायबिलिटीज़ और एसेट्स के वैल्यू आपके सामने हैं और आपको नीचे दिए गए एडजस्टमेंट्स के हिसाब से वन बाय वन हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले एंट्रीज पास करेंगे। बिकॉज देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इन द बुक्स ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड, राइट। यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद उनका जो न्यू बैलेंस शीट होगा दैट इज़ अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 6, वो हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें करनी होगी। तो आइए एडजस्टमेंट्स को रीड करके पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट किस तरह से हम बनाएंगे उसके मैं आपको स्टेप्स याद कराऊंगा अभी, ठीक है। तो आइए सबसे पहला जर्नल एंट्री से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिए ऊपर आपको कंपनी का नाम लिख देना होगा, दैट इज़ इन द बुक्स ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड, राइट। जर्नल एंट्रीज हो रहे हैं आपके और फॉर्मेट के हिसाब से डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ओके। सेम वे यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में भी फिल कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन के हिसाब से एंट्रीज पास करने हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से क्या एंट्री पास करनी होगी वो। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, देखिए, द प्रीफरेंस शेयर्स shall be converted into equal number of 9% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। तो वो कह रहे हैं कि प्रीफरेंस शेयर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया है इक्वल नंबर। इक्वल नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले नंबर ऑफ शेयर्स जो थे अभी भी नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहने वाले हैं, बस खाली उनका फेस वैल्यू चेंज करके क्या कर दिया गया है, ₹50 कर दिया गया है, राइट। और अभी जो नए शेयर्स दिए जा रहे हैं वो 9% वाले। तो देखिए क्वेश्चन में आपको जो प्रीफरेंस शेयर्स दिया था वो कौन से थे। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था 6008% प्रीफरेंस शेयर्स थे, ₹100 ईच। तो जिसका टोटल वैल्यू 6000 इंटू 100 6 लाख हो रहा था। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया था। बट अभी वो क्या कह रहे हैं, ये 8% को कन्वर्ट कर दिया गया और नया क्या दे रहे हैं वो 9% प्रीफरेंस शेयर्स और इक्वल नंबर बोला है। मतलब अभी भी जो नए शेयर्स है वो 6000 ही रहने वाले हैं, लेकिन वो अभी ₹100 के बजाय कितने रुपीज़ के हो जाएंगे, ₹50 के हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ₹100 को शेयर को कम करके कितना ला दिया गया है, ₹50 पर ला दिया गया है। तो हमारी एंट्री कैसे होगी, देखिए सबसे पहले हमारे पुराने जो शेयर्स है 8% प्रीफरेंस शेयर्स उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो जनरल एंट्री नंबर 1 में, राइट, हमारा 8% प्रीफरेंस शेयर्स जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में था उसे हमें कैंसिल कर देना है। कितने शेयर्स थे वो, 6000 इंटू ₹100। तो 6000 इंटू 100 दैट विल गिव यू 6 लाख रुपीज़, राइट। और उसके बदले हम लोग नया शेयर्स दे रहे कितने, 9% प्रीफरेंस शेयर्स, राइट। क्वेश्चन में उन्होंने बोला कन्वर्ट करके 9% प्रीफरेंस शेयर्स देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स वही रहने वाले, इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन वो कितने रुपीज़ के हैं, ₹50 ईच बोला है। तो क्या करेंगे हम, 6000 शेयर्स रहेंगे, सेम नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन वो ₹50 के हिसाब से। तो 6000 इंटू 50 के हिसाब से ये एंट्री आएगी और जो बाकी पैसे बच गए वो हमारे जाने वाले हैं कैपिटल रिडक्शन में। तो अगर अमाउंट की हम बात करें तो पहला अमाउंट होगा हमारा दैट 6 लाख। कैसे, जो ओरिजिनली था 6000 इंटू 100, राइट। नए जो शेयर्स दिए गए वो उन्होंने बोला है यहाँ पे आपको ₹50 के हिसाब से है, नंबर ऑफ शेयर्स वही है। तो 6000 इंटू 50 के हिसाब से लेंगे हम, राइट। वो नया शेयर्स आ गया आपका 3 लाख रुपीज़ का। और बाकी का जो डिफरेंस है आपका यहाँ पर, राइट, वो आपका जाएगा कहाँ पर, कैपिटल रिडक्शन में। तो नरेशन में हम लिख देते हैं बीइंग प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच रेड्यूस टू 50 ईच। क्लियर है। इसके बाद सेकेंड एंट्री में देखिए क्या बोला है, द इक्विटी शेयर्स शाल बी रेड्यूस टू 3 ईच। तो देखिए पहले इक्विटी शेयर्स कितने रुपीज़ के थे, 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, ₹10 ईच, मतलब ₹10 वाले शेयर्स थे। तो टोटल अमाउंट जो होता था 50,000 इंटू 10 5 लाख रुपीज़। अब उन्होंने बोला कि ₹10 के शेयर्स को उन्होंने कितना कर दिया, रेड्यूस टू यानी कि ₹3 पर ला दिया गया, यानी कि ₹7 कम कर दिए। हाउएवर द फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम, मतलब फेस वैल्यू जो है वो अभी भी ₹10 ही रहने वाली है। तो जब ऐसा होगा कि फेस वैल्यू उतना ही रह रहा है तब हमारी एंट्री क्या होगी, फेस वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, खाली क्या हो रही है, नॉमिनल वैल्यू चेंज हो रही है। तो याद है मैंने आपको कंसेप्ट कराते समय बताया था कि 3 केसेस हो सकते हैं।
पहला केस जहाँ पर खाली फेस वैल्यू कम हो रहा है, सेकेंड केस जहाँ पर खाली नॉमिनल वैल्यू कम हो रहा है, थर्ड केस जहाँ पर फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों ही कम हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स में फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों कम हो रहा है। अब यहाँ पे जो हो रहा है उन्होंने बोल दिया है कि आपको फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम, मतलब फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें खाली जो है आपके नॉमिनल वैल्यू को कम करना है, और उस समय आपकी एंट्री क्या होती है, जो शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं उसे डेबिट करेंगे, और वो पैसे जो है जितने कम हो जा रहे हैं वो कैपिटल रिडक्शन में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, 3 रुपीज़ के लिए कोई एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि 7 रुपये के शेयर्स को 3 रुपये का कर दिया गया है। दैट मीन्स कि 7 रुपये कम हो रहे हैं, तो जितने रुपये से कम हो गए हैं वो आपको एंट्री शो करनी है। तो आपकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बट योर एंट्री विल बी फॉर कितने शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स। तो 50,000 शेयर्स पे कितने रुपए कम हो गए, 10 रुपये का था और 3 रुपये हो गए अभी, तो 10 - 3 कितना आ जाएगा, 7 रुपीज़। तो 50,000 शेयर्स इंटू 7 रुपीज़ की आपकी एंट्री होगी, दैट विल गिव यू 3,50,000। ठीक है, सो बीइंग पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रेड्यूस टू 7 ईच। तो अगर आपको ये दो एंट्रीज नहीं समझती है तो पहले आप वो जर्नल एंट्रीज जो हमने करवाए थे पहले वो आप अच्छे से याद करिए, या तो सम्स करते समय उन जर्नल एंट्रीज को आपको सामने रखना होगा ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन में मुझे क्या बोला होगा तब मुझे ये एंट्री पास करनी है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बट ये दो हो जाने के बाद बाकी सारे एडजस्टमेंट्स नॉर्मल होते हैं। ठीक है, सो थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखिए, 5% डिबेंचर्स शाल बी कन्वर्टेड इनटू। तो क्वेश्चन में देखिए 5% डिबेंचर्स थे, 100 रुपीज़ ईच बोला है, अमाउंट दिया है 3 लाख। उन्होंने कहा उन्हें हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ 75 ईच। तो यहाँ पर सेम प्रीफरेंस शेयर जैसा ही हुआ है कि 5% को कन्वर्ट कर दिया गया और नया दे दिया गया है 6%। बट पहले वो 100 रुपीज़ वाले थे, अभी उन्होंने कितना बोल दिया, उसके बदले कितने का दे रहे हैं, वो 75 रुपीज़ वाले दे रहे हैं। तो नए जो डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं वो 75 रुपीज़ के हैं। और आगे वो कह रहे हैं द डिबेंचर होल्डर्स ऑल्सो एग्रीड टू वेव यानी कि माफ़ करना 50% ऑफ देयर अक्रूड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपका जो डिबेंचर का अमाउंट है वो 3 लाख है, बट उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है, राइट, जो पे करना बाकी है कंपनी को, वो कितने का है, 50,000 रुपये का है। तो ये आगे जो उन्होंने कहा है द डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू वेव 50% ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट, हम इसे दो अलग अलग एंट्री में शो करेंगे। बट इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट है 50,000, इसमें से वो 50% इंटरेस्ट वो छोड़ देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो पहले तो हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी एंट्री पास करते हैं। तो जब भी कोई लायबिलिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो पुरानी लायबिलिटी है उसे हम डेबिट करेंगे, उसके बदले नया क्या दिया जा रहा है वो क्रेडिट होगा, और जितने पैसे बच जाते हैं वो हम कैपिटल रिडक्शन में डालते हैं। राइट, तो यहाँ पे हुआ क्या, 5% डिबेंचर्स कैंसिल हो रहे हैं, उसके बदले 6% डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं 75 रुपीज़ ईच वाले, बराबर है। और जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पैसे बच गए तो हम कैपिटल रिडक्शन में डालेंगे। तो हमारी एंट्री होगी, पहले 5% डिबेंचर जो क्वेश्चन में दिया गया वो डेबिट करेंगे हम, अमाउंट होगा उसका 3 लाख, और उसके बदले सामने क्या दे रहे हैं हम, 6% डिबेंचर्स, और उसका अमाउंट होगा 75 रुपीज़ के हिसाब से इक्वल नंबर बोला है उन्होंने, राइट, यानी कि डिबेंचर्स के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो सेम रहने वाले। तो पहले देखिए डिबेंचर्स का नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 3 लाख अमाउंट दिया था आपको और 100 रुपया ईच है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 हम करेंगे तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिल जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना मिल जाएगा, 3000। तो 3000 डिबेंचर्स पहले थे, अभी भी 3000 डिबेंचर्स ही रहेंगे, लेकिन जो नए डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं वो कितने रुपीज़ के, 75 ईच। तो हमारा जो नया डिबेंचर होगा 6% डिबेंचर, दैट विल बी 3000 इंटू 75, और जो बाकी बच गया वो हमारा कहाँ आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। तो देखिए एंट्री होगी 5% डिबेंचर, सेम अमाउंट 3 लाख। नया डिबेंचर दिया जा रहा है, उन्होंने बोला इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर दिया नहीं है, बट हमने फाइंड किया कैसे, अमाउंट टोटल अमाउंट 3 लाख दिया था और उसमें एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाता है 3000। तो 3000 को हम डिवाइड करेंगे, राइट, तो 3000 हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर हो गया। और उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ डिबेंचर है वो तो सेम ही रह रहा है, बट अभी वो डिबेंचर्स कितने का दिया जा रहा है, 75। तो जो नया डिबेंचर है 6% डिबेंचर, दैट विल बी 3000 इंटू 75 विच विल गिव यू 2,25,000, और इसका जो डिफरेंस बच रहा है 75,000 वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में से आएगा। क्लियर है ये चीज़। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच कन्वर्टेड इनटू 75 ईच, राइट, यहाँ पे गलती से 50 लिखा है, यहाँ पर करेक्शन करना है आपको कि जो नए डिबेंचर्स दिए गए वो कितने के दिए गए, 75 का दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 75 आएगा। ओके, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं उन्होंने, आगे क्या बोला देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। अच्छा, वो एडजस्टमेंट में और एक चीज़ कही थी, द डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड टू वेव 50% ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि जो अक्रूड यानी कि बैलेंस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था उनका 50,000, उसमें से 50% वो छोड़ दे रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए एंट्री पास करनी होगी। बाकी 50% जो बच गया, 50% तो वो माफ़ कर रहे हैं, राइट। बाकी 50% जो बच गया उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि पे कर रहे हैं ऐसा, राइट। तो हम खाली अज्यूम कर रहे हैं जो माफ़ हो रहा है उसी का एंट्री पास करेंगे। तो जितनी लायबिलिटी हमारी माफ़ हो जाती है उतना पैसा हमारा बच गया, और उसलिए हम लोग कैपिटल रिडक्शन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री, क्या, इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट, ये जो दिया हुआ है आपका, राइट। लायबिलिटी कम हो जा रही है इसीलिए उसे डेबिट करेंगे। टू, ये पैसा बच गया हमारा, राइट, तो कैपिटल रिडक्शन। बट ये पूरा 50,000 नहीं बच रहा है, उन्होंने बताया आपको कि जो भी अमाउंट था उसका 50% वो माफ़ करने के लिए तैयार हुए। तो 50,000 का 50% निकालेंगे आप कैलकुलेटर पर, 50,000 इंटू 50%, तो आपको आ जाएगा 25,000, तो आपका अमाउंट होगा 25,000। नरेशन में लिख देंगे हम लोग, बीइंग 50% ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट, राइट, वेव्ड। क्लियर हुआ आपको ये? तो यहाँ पर हमारा जो है, राइट, एडजस्टमेंट नंबर 3 तक जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 4। उसके पास करने के लिए मैं पहले आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ साइड में। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला क्या गया है, ठीक है। पहले मैं ये 75 को इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोला है, एरियर्स ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड। एरियर्स मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। तो जो प्रीफरेंस डिविडेंड आपका आउटस्टैंडिंग था, अब तक पे करना बाकी था, इज टू बी रिड्यूस टू 1 ईयर डिविडेंड विच इज पेड इन कैश। तो क्वेश्चन में देखिए अरियर्स डिविडेंड कितने सालों का था, तो देखो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है प्रीफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 ईयर्स। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 3 साल का डिविडेंड जो है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को मिला नहीं था, वो आउटस्टैंडिंग था, पे करना बाकी था। तो इन्होंने यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि प्रीफरेंस डिविडेंड का जो अरियर्स है वो कम करके कितने पे ला दिया गया है, 1 साल पर ला दिया। 1 साल पर ला दिया, इसका मतलब है 2 साल का जो डिविडेंड है वो माफ़ हो जा रहा है, और वो 1 साल का डिविडेंड जो आएगा वो आपको क्या करने बोला है, कैश में पे करने का है। तो अगर आपको याद है तो आपको सिंपल सी चीज़ मैंने कही थी कि प्रीफरेंस डिविडेंड के लिए आपको सिंपल बात याद रखनी है कि अगर प्रीफरेंस डिविडेंड माफ़ हो जाता है तो आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है, और अगर प्रीफरेंस डिविडेंड समझिए आपको पे करना पड़ेगा तो वो आपको कहाँ से पे करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो अगर आपको इसको डिटेल में आपको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने जो कंसेप्ट का लेक्चर बनाया था इसमें आपको वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि क्यों उसे वेव किया जाता है तो एंट्री नहीं पास करते, ठीक है। तो वो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हमें इतना ही याद रखना है, प्रीफरेंस डिविडेंड अगर जब माफ़ हो जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती, बट अगर वो पे किया जाता है तो वो कैपिटल रिडक्शन से हम पे करते हैं, और उस समय हमारी एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि 3 साल में से माफ़ कहो के 1 साल पे ला दिया गया है, और उस 1 साल के अमाउंट को हम कैश में पे कर रहे हैं। तो पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि प्रीफरेंस डिविडेंड का 1 साल का अमाउंट होता कितना है। तो आइए वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन के हिसाब से प्रीफरेंस डिविडेंड आपका था कितना, 6 लाख रुपीज़, और ये आपको क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 8% प्रीफरेंस दिया है। तो ये 8% आपको क्या दिखाता है, डिविडेंड का परसेंट। क्या दिखाता है, डिविडेंड का परसेंट। तो यहाँ पे आपको जो डिविडेंड कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे, आप हमेशा जो आपका अमाउंट है उसके ऊपर आप ये परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेटर ले लीजिए, 6 लाख इंटू 8%, 6 लाख इंटू 8% कैलकुलेट कीजिए। तो 6 लाख इंटू 8% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा प्रीफरेंस डिविडेंड का, कि 1 साल का उनका प्रीफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कितना होता है, और वो प्रीफरेंस डिविडेंड का अमाउंट आपको क्या करना है, पे करना है, जिसके लिए आपकी एंट्री होने वाली है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो वो अमाउंट आप जब कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज 6 लाख का 8% आप निकालते हो तो अमाउंट आपको आया होगा 48,000। तो हमारी एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 48,000। जो 2 सालों का माफ़ हो रहा है, आई रिपीट, 2 सालों का जो डिविडेंड माफ़ हो जाता है इसकी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं आती, ठीक है। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग अरियर्स ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड पेड। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पर आ जाते हैं। क्वेश्चन एंट्री नंबर 5 में क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्रीड टू वेव 30% ऑफ देयर क्लेम एंड एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स फॉर 30,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर रिन्यूड क्लेम। उन्होंने कहा यहाँ पर कि क्रेडिटर्स का जो भी टोटल लायबिलिटी था उसमें से 30% तो वो माफ़ कर दे रहे हैं, तो और 30,000 रुपये का क्या कर रहे हैं, वो सामने इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं, बट इससे उनका पूरा लायबिलिटी माफ़ नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी जो लायबिलिटी बचा है वो ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1,80,000 का 30% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उतना क्या हो रहा है, माफ़ हो रहा है, ठीक है।
और 30,000 रुपये का क्या दिया जाएगा उन्हें, इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा। तो वो दोनों मिलाकर जितना 30% माफ़ हो रहा है और इक्विटी शेयर्स 30,000 के दिए जा रहे हैं, दोनों मिला के टोटल क्रेडिटर्स कितना माफ़ हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो 6th एंट्री में हम निकालेंगे, हमारी एंट्री क्या होगी कि हमारी लायबिलिटी पे हो रही है, राइट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। कैसे पे कर रहे हैं हम लोग, उन्हें हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स, कितने के, 30,000 रुपये के, और वो सामने क्रेडिटर्स जो है वो अपना 30% क्लेम माफ़ कर रहे हैं। तो जो अमाउंट माफ़ किया जाता है वो हमारा कहाँ पर आ जाता है, कैपिटल रिडक्शन। तो हमारी एंट्री कैसे होगी, देखिए कैपिटल रिडक्शन आप कैलकुलेट कीजिए 30%। तो आपका टोटल लायबिलिटी है 1,80,000 का क्रेडिटर्स, 1,80,000 का 30% निकालें तो वो आपका अमाउंट देगा 54,000। तो 54,000 आपका कैपिटल रिडक्शन में आएगा। 30,000 का आपको इक्विटी शेयर्स देना है, उन्होंने डायरेक्टली कहा है। तो 54 और 30, राइट, टोटल आपका पूरा क्रेडिटर्स माफ पे नहीं हो रहा है, तो आप ये 1,80,000 यहाँ पर नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि पूरा लायबिलिटी नहीं पे हो रहा है, उन्होंने यहाँ पे बता दिया आपको, खाली पार्ट सेटलमेंट हो रहा है ये करने से। ठीक है, तो हमारा जो एंट्री होने वाला है इसमें क्रेडिटर्स डेबिट कितना होगा, आपका इक्विटी शेयर 30,000, कैपिटल रिडक्शन 30% जो हमने निकाला है दैट इज़ 54,000। तो दोनों को मिलाकर जो अमाउंट आ रहा है 84,000 आएगा, उसके लिए होगी। ठीक है, कैसे आया ये 84, 30,000 हमारा इक्विटी शेयर्स का है जो कि दिया हुआ है, और 30% जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ले रहे हैं 54, इन दोनों को ऐड करके आपको ये अमाउंट पता चलता है दैट इज़ 84,000। नरेशन में हम मेंशन कर देंगे बीइंग 30% ऑफ क्रेडिटर्स वेव्ड एंड पेड इक्विटी शेयर्स फॉर द बैलेंस। ठीक है, 6th के बाद 7th पर आ जाते हैं हम, राइट। 7th एंट्री में देखिए आगे क्या बोला उन्होंने, द एसेट्स वेर रिवैल्यूड एज अंडर। तो आपको यहाँ पे आगे बता दिया कि सारे एसेट्स को रिवैल्यू कर दिया गया है। अब हमें चेक करना होगा कि कौन से एसेट्स के वैल्यू बढ़ रहे हैं और कौन से एसेट्स के वैल्यू कम हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला उन्होंने बोला है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का देखिए पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में वैल्यू कितना था, 3 लाख, नया वैल्यू कितना दिया है 3,50,000। तो ये एक एसेट ऐसा है जहाँ पर उसका वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है इसका वैल्यू। ओके, फिर प्लांट एंड मशीनरी में उन्होंने बोला 2,50,000। तो पहले देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना था 3 लाख, नया दिया है 2,50,000, तो ये तो कम हो गया, डाउन। ठीक है, फर्नीचर 80,000, तो पहले कितना था फर्नीचर 1 लाख और ये 80,000 हो गया, तो ये भी कम हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, स्टॉक 1 लाख हो गया है, तो स्टॉक देखिए पहला कितना था 1,50,000, तो ये भी एसेट कम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे, डेटर्स 70,000, तो डेटर्स पहले कितना था 75 और ये हो गया 70, तो ये भी 5,000 से कम हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो एसेट्स के नाम दिए हैं 5, उनमें से खाली एक एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बाकी सारे एसेट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हमारे लिए अच्छा होता है, और जब अच्छा होता है तो हम पार्टी करते हैं। तो हमें कैपिटल रिडक्शन याद करने के लिए आपको ट्रिक बताया था कि जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करते हैं, और जब कोई चीज़ बुरा होता है तो हम कैपिटल रिडक्शन डेबिट करते हैं, राइट। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो ये अच्छा हुआ, तो हम कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करेंगे, और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है तो हम बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा वहाँ पर हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, अब ये अमाउंट कितने के लिए पास करें, तो ये जो नया वैल्यू आया उसके ऊपर एंट्री नहीं पास करनी है, याद रखिएगा। ये जो सारे वैल्यूज है इसके लिए एंट्री नहीं आएगी, आपकी जो एंट्री होगी दैट विल बी ऑलवेज फॉर डिफरेंस, कितने से वो बढ़ रहा है या कितने से कम हो रहा है, उसी के लिए आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो बिल्डिंग का देखिए ओरिजिनल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया था 3 लाख, और अब वो हो गया 3,50,000, तो 50,000 रुपये बढ़ गए, तो हमारी एंट्री जो है वो 50,000 के लिए आएगी। ठीक है, नरेशन में लिख देते हैं बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। उसके बाद बाकी जो सारे एसेट्स हैं उन सभी के एसेट्स के वैल्यू कम हो गए, राइट। तो इन सभी के लिए आप कैपिटल रिडक्शन क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्या करोगे, डेबिट, बिकॉज बुरा हुआ ना, एसेट का वैल्यू कम हो जाता है तो बुरा होता है, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट किया जाता है। तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, वो सारे एसेट्स के नाम आएंगे, राइट। कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। अब कितने कितने वैल्यू कम हो रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग राइट, प्लांट एंड मशीनरी में देखिए ओरिजिनली आपका अमाउंट था 3 लाख, नया हो गया 2,50,000, तो 50,000 रुपये कम हो गए, तो वो ले लिया। रही बात फर्नीचर की, तो फर्नीचर ओरिजिनली कितना था 1 लाख, नया वैल्यू दिया है 80,000, तो 20,000 रुपये कम हो गए, राइट। तो फर्नीचर लिखेंगे 20,000। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक था पहले 1,50,000, नया वैल्यू हो गया यहाँ पर 1 लाख, तो 50,000 रुपये कम हो गए। डेटर्स की बात करें तो डेटर्स पहले था 75,000, नया वैल्यू दिया है 70,000, तो 5,000 रुपये कम हो गए। अब ये सबका वैल्यू ऐड करके टोटल जो है हम कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 1,25,000। नरेशन में लिख देते हैं कि एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया है, कम हो गया है यहाँ पे, राइट। तो एसेट्स रिटर्न ऑफ कह सकते हैं हम, या रिवैल्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री के लिए हम आगे फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं।
क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, पहले आप फॉर्मेट फिल करने के बाद वापस से हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हम सारे ये एंट्रीज पास कर चुके हैं। लास्ट एक एंट्री बचा है, इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आपको बोला हो या नहीं बोला हो कि क्वेश्चन में जो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स है लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंस होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सब के बारे में अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला होगा तो भी आपको याद रखना है कि उन्हें आपको राइट ऑफ कर देना है, यानी कि कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे आपके एसेट्स हैं और ये कैंसिल हो रहे हैं, मतलब बेसिकली ये राइट ऑफ हो रहे हैं, तो आपको इनके वैल्यू कम हो जा रहा है। तो एसेट्स राइट ऑफ हो गया यानी कि कम हो गया है, तो ये बुरा हुआ आपके लिए। तो अगेन आप कैपिटल रिडक्शन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डेबिट करेंगे टू ये सारे एसेट्स का नाम। तो पहले आपको इंटेंजिबल एसेट्स लेना है, फिर फिक्टिशियस एसेट्स लेंगे। तो इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा देखिए, पहला आएगा गुडविल, राइट। तो पहले फिक्टिशियस एसेट्स लेते हैं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। फिर इंटेंजिबल एसेट्स में आपका है गुडविल और फिर है पेटेंट्स। अगर आप इन दोनों को पहले लिखेंगे, दोनों को बाद में लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट वैल्यू सही लीजिएगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स आपका दिया है 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 5 लाख, गुडविल दिया है 60,000 और पेटेंट्स दिया है आपको 40,000। क्लियर है। इन सभी का टोटल कर लेने के बाद आपको अमाउंट आ जाएगा, डैट इज़ चारों एसेट्स को मिलाकर आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 6,30,000। नरेशन में लिख देंगे हम लोग बीइंग फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन के हिसाब से सारे जर्नल एंट्रीज क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री का काम कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद आपको क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से जो आपका बैलेंस अमाउंट आएगा उससे आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी, राइट। तो आइए उसके लिए पहले हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेते हैं। तो पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेता हूँ और ये आपका एक लेजर अकाउंट है, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा जाएगा और सिंपल तरीके से कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर बनाना है आपको। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपने जर्नल एंट्रीज लिए हैं वहाँ पर जहाँ पर कैपिटल रिडक्शन ये नाम आया है उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पोस्टिंग करना होगा। तो पहले सम्स में आपको मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया था, एक बार मैं इस सम में आपके लिए कवर करता हूँ। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग जो एंट्रीज पास की थी उन सभी एंट्रीज को देखकर 1 बाय 1 हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फिल करेंगे। तो पहले एंट्री में देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आया है, तो जी हाँ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है, तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। अच्छा मैं क्रेडिट साइड में क्या लिखूँ, तो सामने देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, इस कैपिटल रिडक्शन के सामने देखिए डेबिट में क्या है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर। अमाउंट क्या होगा, तो आपका कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट देखिए कितना है, अमाउंट 3 लाख है, तो वो लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड एंट्री में देखिए जहाँ पे कैपिटल रिडक्शन होगा हमें वो देखना है। तो सेकंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है, तो हाँ है क्रेडिट में है, राइट। तो क्रेडिट में लिखना होगा, जब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा। एंट्री में अगर कैपिटल रिडक्शन डेबिट में दिया है तो मैं उसके डेबिट में लिखूंगा, वैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सामने देखिए क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट देखिए कितना है उसका 3,50,000, तो लिख दिया। सेकेंड एंट्री में, थर्ड एंट्री में आया है, तो हाँ आया है, क्रेडिट हुआ है, तो अगेन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखूँ, तो सामने डेबिट में क्या दिया है, 5% डिबेंचर्स, तो लिख देते हैं 5% डिबेंचर। अमाउंट कितना है कैपिटल रिडक्शन का, 75,000, तो लिख देते हैं 75। उसके बाद फोर्थ एंट्री में कैपिटल रिडक्शन आया है, तो हाँ आया है, क्रेडिट हुआ है, तो अगेन क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्या लिखे, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, अमाउंट कितना है उसका 25,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे के एंट्रीज लेते हैं। फिफ्थ एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है, तो मुझे कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में लिखना होगा। तो मैं क्या लिखूँ, तो यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो डेबिट के सामने देखिए क्रेडिट में क्या दिया है, 2 कैश बैंक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेबिट साइड में लिखूँगा 2 कैश बैंक। अमाउंट कितना होगा, कैपिटल रिडक्शन कितना अमाउंट है 48, ठीक है। उसके बाद वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन आया है, हाँ क्रेडिट हुआ है, तो मुझे क्रेडिट में लिखना होगा। क्रेडिट में क्या लिखूँ मैं, तो सामने देखिए डेबिट में क्या दिया है, उसके अपोजिट में क्या दिया है वो देखना है, साथ में नहीं, ठीक है। सामने दिया है क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट में लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। अमाउंट कैपिटल रिडक्शन का कितना है 54,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन आया है, हाँ क्रेडिट हुआ है, ठीक है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सामने क्या दिया है बिल्डिंग, तो ठीक है क्रेडिट में लिख देते हैं बिल्डिंग। अमाउंट कितना है कैपिटल रिडक्शन का 50,000। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है, बट डेबिट के सामने देखिए ये तो सारे नाम दिए है ना, तो हम भी वही करेंगे, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में ये सारे नाम लिखेंगे 1 बाय 1 और उनके अमाउंट्स उनके हिसाब से लिख देंगे। तो पहला आया है 2 प्लांट एंड मशीनरी 50,000, 2 फर्नीचर 20,000, 2 स्टॉक 50 और 2 डेटर्स 5,000 सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वो तो 8 एंट्री तक देखा आपने। अब 9th एंट्री में देखिए अगेन कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है,
तो मुझे फिर डेबिट साइड में ही लिखना होगा। क्या लिखूंगा, तो मैं ये जो क्रेडिट में दिया गया है वो सारे नाम 1 बाय 1 लिखूंगा और अमाउंट्स उनके हिसाब से उनके जो अमाउंट है वो। तो पहला आएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 30, प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख, गुडविल 60,000 और पेटेंट्स आपका हो जाएगा 40,000। क्लियर है। तो इस तरह से कैपिटल रिडक्शन में आपको क्या करना है, 1 बाय 1 जर्नल एंट्रीज के हिसाब से आप क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। क्लियर हुआ आपको ये। और इसके बाद आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को अभी क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करना है, तो पहले आप हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल पहले ले लीजिए, बिकॉज इस चैप्टर में हमेशा क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा आएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल ले लीजिए और उसे दोनों जगह पे लिख दीजिए। उसमें से आप डेबिट का जो अमाउंट्स है वो सारे माइनस कीजिए और अगर आपने टोटल निकाला है तो उस टोटल को माइनस कर दीजिए। और यहाँ पे आपको एक बैलेंसिंग अमाउंट आएगा जिसे हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे आपको जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा दैट विल बी 51,000, जिसे हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है ये। और ये जो 51,000 आपको आया है इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा अभी एंट्री पास करनी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 51,000 जो है वो आपको कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में आया है, राइट। तो आपकी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो कैसी होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अमाउंट होगा 51,000। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट आ गया आपका 51,000। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हमारे जो है क्वेश्चन के 3 में से 2 पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। 1 इज़ जर्नल एंट्रीज और सेकेंड है हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आ रहे हैं, दैट इज़ बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो ये बैलेंस शीट हम फर्स्ट टाइम इस सम में कवर करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसे देखें। क्या स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ जो फॉलो करने हैं, इन डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि क्या हम फॉलो करेंगे, राइट। इतनी डिटेल से नेक्स्ट सम्स में शायद कवर ना हो, तो प्लीज़ इसे अच्छे से ध्यान से देखिए कि बैलेंस शीट में हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे वाइल मेकिंग द बैलेंस शीट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बैलेंस शीट के लिए देखिए ये हमारा फॉर्मेट है। यहाँ पर हम बैलेंस शीट के सारे आइटम्स लेंगे और ये 2 है हमारे नोट्स टू अकाउंट, राइट। जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट के एक वीडियो बनाया था मैंने कि शेड्यूल 6 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनाया जाता है वो कैसे बनाना है, उसके फॉर्मेट को याद करने के लिए मैंने आपको एक क्या किया था, बैलेंस शीट बताया था, एक फॉर्मेट बताया था, एक वीडियो कवर किया है, राइट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके बाद हर एक आइटम्स के लिए क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स, जो कि वर्किंग नोट नहीं है, आपके बैलेंस शीट का ही पार्ट है। तो अगर आप सब में वो शीट नहीं करोगे तो उसके मार्क्स आपके कट हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो बैलेंस शीट चेक ही ना हो। तो नोट्स टू अकाउंट आपके लिए कंपलसरी बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में ऊपर कंपनी का नाम लिख देंगे, दैट इज़ पैरामाउंट लिमिटेड। और बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड का मतलब है यहाँ पे आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स नोट यानी कि आप जो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बनाने वाले हो उसके हिसाब से हम नोट नंबर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर होगा उस अमाउंट, उस आइटम का अमाउंट। क्लियर है। तो बैलेंस शीट में आपके मैंने बताया था कि ये वर्टिकल बैलेंस शीट है, राइट, लेफ्ट राइट वाला नहीं है, वर्टिकल बैलेंस शीट है। पहले हम लायबिलिटीज़ लिखते हैं और उसके बाद एसेट्स। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट साइड है उसका नाम है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या है हमारा फर्स्ट साइड का नाम, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्लियर है। तो फर्स्ट हम लोग लिख देते हैं साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद इसके अंदर 3 मेन हेडिंग्स आते हैं, मैंने आपको कहा था, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, बराबर है। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग शुरू करेंगे यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर भी 3 सब हेडिंग्स मैंने आपको बताया था, राइट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर इशूड अगेंस्ट शेयर वारंट वाला, बराबर है। बट वो हमारे सम्स में थर्ड वाला पार्ट आता नहीं, ज़्यादातर हमारे सारे सम्स में 2 ही चीज़ें होती है, 1 इज़ शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये 2 ही हमें याद रखना है इसके अंदर। तो पहला हमारा हेडिंग ले लेते हैं हम लोग शेयर कैपिटल। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके सारे अंडर शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब हमें दिखाने, बट वो हम लोग यहाँ पर लिख कर नहीं दिखाने वाले, हम उसे नोट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नोट नंबर 1 और इसका हेडिंग मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ नोट्स टू अकाउंट में। शेयर कैपिटल के इस हेडिंग में हम क्या लिखने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स लेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन में जो इक्विटी शेयर्स दिया गया है वो ले लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड शेयर्स, हमारे इक्विटी शेयर्स कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैलेंस शीट के अमाउंट्स आप किस तरह से लेंगे, राइट। तो एसेट्स और लायबिलिटी के लिए आपको क्या करना होगा, क्या स्टेप फॉलो करना होगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले, राइट, आपको ये गोल्डन रूल कह सकता हूँ मैं आपको बैलेंस शीट के लिए, ये एक चीज़ को याद रखिए।
कोई भी लायबिलिटी है उसके लिए मुझे क्या करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर लिखना है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले शुरू कीजिए बैलेंस शीट के अमाउंट से। बैलेंस शीट में यानी कि क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दिया है उसमें इक्विटी शेयर का अमाउंट क्या दिया है वो ले लीजिए। मान लीजिए 5 लाख है तो आप कैलकुलेटर लीजिए, 5 लाख ले लीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपके जर्नल एंट्रीज में इक्विटी शेयर डेबिट हुआ है उसे आप माइनस कीजिए, और जहाँ जहाँ पर इक्विटी शेयर क्रेडिट हुआ रहेगा उससे आप प्लस कीजिए। क्लियर है ये चीज़। और ये करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो फाइनल अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। आई रिपीट, सारे के सारे लायबिलिटीज़, राइट, भले वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, क्रेडिटर हो, राइट, डिबेंचर्स हो, इन सभी लायबिलिटीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, ये स्टेप फॉलो करना है कि पहले आप बैलेंस शीट में से उसका अमाउंट लीजिए, कैलकुलेटर में ले लीजिए वो अमाउंट, फिर उस नाम के आइटम को देखिए जर्नल एंट्रीज में, आपके जर्नल एंट्रीज में जहाँ जहाँ पर वो डेबिट हुए रहेंगे उसे आप माइनस कीजिए, जहाँ जहाँ पर वो आइटम क्रेडिट हुआ है उसे आप प्लस कीजिए, और वो करने के बाद आपको फाइनली जो आंसर आया होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये आपको लायबिलिटी के लिए रूल फॉलो करना है। सेम वे एसेट के लिए उल्टा, एसेट के लिए आप पहले बैलेंस शीट का अमाउंट ले लीजिए, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर वो एंट्री में डेबिट हुआ है उसे आप प्लस कीजिए, और जहाँ जहाँ पर वो क्रेडिट हुआ है उसे आप माइनस कीजिए। लायबिलिटी से उल्टा हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है ये चीज़। तो ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है, और इससे आपको बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से आप स्टेप्स फॉलो कीजिए। इसे आप चाहे तो आप लिख कर ले लीजिए कहीं पर, राइट। और अभी इन्हीं स्टेप्स को मैं फॉलो करवाऊंगा तो आपको अच्छे से वो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ले रहे हैं, तो आइए सबसे पहले आप अपने बैलेंस शीट में से उसका फिगर ले लीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स कितने का दिया था, क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपको इक्विटी शेयर्स कितना दिया था, कैलकुलेटर में ले लीजिए। क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर्स दिया है 5 लाख, तो बैलेंस शीट में ले से आप 5 लाख रुपीज़ को कैलकुलेटर पे टाइप कर दीजिए। और इसके बाद आप अभी जर्नल एंट्री जो हमने पास की है, तो मैं आपके लिए आपको अच्छे से समझे इसीलिए यहाँ पे आपके सामने देखो, हमने जो भी सारे जर्नल एंट्रीज लिए थे वो सारे यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब हमें एंट्रीज में चेक करना है इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पर आया है। तो ये देखिए इक्विटी शेयर आया, तो मैंने आपको कहा कैलकुलेटर में पहले बैलेंस शीट में से हमने अमाउंट ले लिया 5 लाख, बराबर। वो 5 लाख आपके कैलकुलेटर में है। मैंने आपको क्या कहा कि जहाँ पे इक्विटी, जहाँ पे भी वो लायबिलिटी डेबिट हुआ है उसे आप माइनस करने वाले हो, और जहाँ पे वो क्रेडिट हुआ रहेगा उसे हम प्लस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेबिट हुआ है तो हम इसे माइनस करेंगे, तो 3,50,000 को माइनस कर दीजिए, किया माइनस। इसके बाद और आगे ढूंढिए इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं पर है, इक्विटी शेयर कैपिटल और कहीं पर है ढूंढिए, तो देखिए यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो मैंने आपको क्या कहा क्रेडिट हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट। तो ये 30,000 को आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। उसके बाद देखिए आगे किधर इक्विटी शेयर कैपिटल है और किधर इक्विटी शेयर कैपिटल है, नहीं है। तो बस, तो अभी जो आपके कैलकुलेटर में आपको आंसर दिख रहा है वो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में लेना होगा। एक बार फिर मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बैलेंस शीट से शुरू करेंगे। बैलेंस शीट में देखिए आपको अमाउंट दिया था 5 लाख, तो कैलकुलेटर में आप 5 लाख ले लीजिए पहले। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको एंट्रीज में चेक करना है। पहले देखो आपको डेबिट हुआ है, तो जहाँ पे भी कोई भी लायबिलिटी के लिए आपको यही करना है, अगर वो डेबिट हुआ रहेगा तो हम माइनस करेंगे, एंट्री में अगर वो क्रेडिट हुआ है तो उसे हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 3,50,000 डेबिट हुआ था तो हम इसे माइनस कर रहे हैं, तो 5 लाख जो आपने लिया था उसमें से 3,50,000 माइनस, और फिर ये 30,000 उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और ये करने के बाद आपको जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, और आपके कैलकुलेटर में अमाउंट आपको मिला होगा 1,80,000, राइट। सो 60,000 शेयर्स टोटल हो जाएंगे। एक शेयर कितने का है, आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स का वैल्यू दिया था, याद है ना। यहाँ पे गलती से मैंने 10 लिखा हुआ है, आपको जो नंबर ऑफ शेयर्स को आपको क्वेश्चन में याद है ना, रिड्यूस करके शेयर्स कितने पे ला दिए थे, 3 रुपीज़ पर। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का एक शेयर का वैल्यू कितना है, 3 रुपीज़ है। तो टोटल 60,000 शेयर्स ऑफ 3 रुपीज़ ईच, अमाउंट कितना आ रहा है आपको 1,80,000। तो कैलकुलेटर में आपको 1,80,000 तो आ ही गया है, ठीक है। आपको खाली उसे 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 60,000 शेयर्स मिल जाएगा। क्लियर है। सेम तरीके से हम क्या करेंगे आगे, शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है, तो सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए स्लो कर रहा हूँ, नेक्स्ट सम से हम फास्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए सेम, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर्स, कितने शेयर्स होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन वर्किंग नोट पे आएंगे, राइट। अगेन हमें जनरल एंट्रीज चेक करना है। तो पहले तो आप बैलेंस शीट में से ले लीजिए अमाउंट। तो देखिए बैलेंस शीट में अमाउंट दिया था 6 लाख, तो 6 लाख को आप अपने कैलकुलेटर में ले लीजिए और एंट्री में चेक करो। तो एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हुआ था, 6 लाख डेबिट हुआ था, बराबर। तो वो 6 लाख और ये 6 लाख डेबिट, वो माइनस हो जाएगा, तो ये तो ज़ीरो हो गया, बराबर। और ये मतलब क्या हो गया कि 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नया प्रेफरेंस शेयर्स आया है, कितना,
9% प्रीफरेंस शेयर्स, राइट। तो क्रेडिट हुआ है, मतलब ये फर्स्ट टाइम आया है, तो ये आपको 3 लाख रुपीज़ लिखना होगा, यही आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू होगा, ठीक है। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में हम लिख देंगे यहाँ पर, राइट। प्रीफरेंस शेयर एक शेयर 50 रुपीज़ का था और टोटल अमाउंट हमारा 3 लाख आ रहा है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 50 करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 6000, नंबर ऑफ शेयर्स हमारा 6000 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हमारा जो इक्विटी, टोटल हमारा इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस शेयर्स का मिलाकर टोटल शेयर्स कितना हो जाएगा 4,80,000 का, जिससे हम यहाँ पर टोटल लिख देते हैं 4,80,000। क्लियर हुआ ये। इसके बाद सेकंड आपको लेना है, सेकंड हेडिंग है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए हम लोग अगेन वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। यहाँ पर शेयर कैपिटल के बाद ही सेकंड वर्किंग में हम नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके अंदर जनरली क्या क्या आइटम आते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, ये सारे आइटम्स आते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में ऐसा कोई रिजर्व आपको दिया गया था क्या? हाँ, तो एक रिजर्व दिया है आपको, कैपिटल रिजर्व। कितना दिया है? 50,000। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कैपिटल रिजर्व जो मुझे बैलेंस शीट से दिया है वो ले लेता हूँ 50,000। अब उसके आगे मेरे को क्वेश्चन में चेक करना है हमारे जर्नल एंट्री में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कैलकुलेटर में भी आप ले सकते हो 50,000। फिर जर्नल एंट्री में मुझे चेक करना होगा कि कहीं पर कैपिटल रिजर्व आया है क्या। कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिडक्शन से अलग है, इसे चेक, कैपिटल रिडक्शन मत समझिएगा, कैपिटल रिजर्व ढूंढना है हमें। तो देखिए हमारे लास्ट एंट्री में आया है कैपिटल रिजर्व और ये क्रेडिट हुआ है। तो मैंने आपको कहा लायबिलिटी के लिए, राइट। पहले बैलेंस शीट से आपने 50,000 लिया और ये क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है मतलब उसे प्लस करेंगे ना लायबिलिटी के लिए, तो ये 51,000 उसमें प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ कि ये ऐड हो रहा है उसमें। तो टोटल 50 और 51 आपको कैलकुलेटर में आ गया होगा, 1,01,000 आपका टोटल हो जाता है, जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये आपका हो गया शेयर होल्डर फंड का टोटल। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटी, हमारे सेकेंड हेडिंग पर। इसके अंदर सब हेडिंग्स 4 आते हैं, लेकिन हमें सम्स में जो जो दिए गए हम वही लिखेंगे। तो सबसे पहला होता है उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सबसे पहला क्या आता है उसमें? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो सब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स, ये सारे। तो सबसे पहला हम लोग को क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स दिया गया है, तो मैंने आपको स्टेप्स बोला वही फॉलो करेंगे अभी। दैट इज़ बैलेंस शीट में से पहले अमाउंट ले लीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए डिबेंचर्स का बैलेंस शीट में अमाउंट कितना दिया था, 3 लाख। तो कैलकुलेटर में ले लीजिए 3 लाख और उसके बाद एंट्री में चेक कीजिए, एंट्री में कहीं पर डिबेंचर आया है। तो हाँ देखिए 5% डिबेंचर आया है ना, 3 लाख रुपीज़ डेबिट हुआ है। तो मैंने क्या बोला, डेबिट हुआ है तो माइनस करेंगे, क्रेडिट हुआ रहेगा वो प्लस होगा, राइट। एक्चुअली वो 5% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, दो अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स है। तो क्या हुआ कि बैलेंस शीट में से आपने लिया 3 लाख, यहाँ पे डेबिट हुआ है 3 लाख, मतलब वो तो जीरो हो गए, मतलब 5% डिबेंचर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। और नया डिबेंचर्स आया है यहाँ पे 6% डिबेंचर्स 2,50,000, और इसके आगे कहीं पर भी 6% डिबेंचर्स का नाम है नहीं, मतलब इतने ही डिबेंचर्स है, कितने के 2,25,000। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर कि टोटल डिबेंचर्स एक ही आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। अगर 2-3 आइटम्स होते तो मैं उसको वर्किंग नोट में दिखा था कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसके अंदर ये सारे आइटम्स आए हैं, बट ये एक ही आइटम है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा अलाउड है। तो 2,25,000। इसके बाद और भी सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, बराबर, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज़ होते हैं, बट क्वेश्चन में क्योंकि नहीं दिए गए तो हम यहीं पर उसे कंप्लीट करते हैं और आगे नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाते हैं, दैट इज़ करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या आते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आते हैं, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बट क्वेश्चन में हमें जो दिया हमें वही लेना है। तो सबसे पहला हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो दिया नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं। बैलेंस शीट में देखिए आपने क्या क्या चीज़ें ले ली, प्रेफरेंस शेयर्स ले लिया, इक्विटी शेयर ले लिया, कैपिटल रिजर्व कर चुके हैं, डिबेंचर्स आपने ले लिया, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू वो आपका कैंसिल हो चुका है एक्चुअली, बचा है अब आपका क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में, राइट, एक्चुअली क्रेडिटर्स जो है कितना दिया अमाउंट 1,80,000। तो क्रेडिटर्स हमारे कौन से हेडिंग के अंदर आता है, ट्रेड पेएबल में। तो अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, बैलेंस शीट में से पहले ले लीजिए 1,80,000, फिर एंट्री में चेक कीजिए कहाँ पर क्रेडिटर्स आया है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री नंबर 6 में क्रेडिटर्स आया है, 84,000 का डेबिट हुआ है। तो डेबिट हुआ है मतलब माइनस करेंगे, तो 1,84,000 में से मैं ये 84,000 माइनस कर देता हूँ। उसके बाद और कहीं पर क्रेडिटर्स आया है क्या, नहीं आया, तो ठीक है। अब जो आपको कैलकुलेटर में आंसर दिख रहा है वही आपका क्रेडिटर्स का वैल्यू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज़ 96,000। क्लियर है ये। उसके बाद आपके अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर एक लायबिलिटी देखो बच गया आपका, दैट इज़ डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। क्वेश्चन में हमें बताया था बैलेंस शीट में देखो 50,000, तो ले लीजिए कैलकुलेटर में 50,000। इसके लिए मैं यहाँ पे नोट बनाऊंगा
अदर करंट लायबिलिटीज़ के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू लेना है हमें। क्वेश्चन के हिसाब से दिया था 50,000, बराबर है। बट वो 50,000 में से आप एंट्री जर्नल एंट्रीज देखेंगे तो हमने एक एंट्री में 50% माफ़ किया था, राइट, जहाँ पर हमने एंट्री पास किया था डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने वो शो नहीं कर रहा हूँ एंट्री, बट वो एंट्री की वजह से वहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट हुआ था, तो इसीलिए वो 25,000 माइनस करके 50,000 में से 25 माइनस हो रहा है तो बचा 25,000, वो यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपके सारे लायबिलिटीज़ कवर हो गए हैं, तो इसीलिए हम लोग टोटल कर लेंगे। लायबिलिटीज़ का टोटल करने पर मुझे यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा 9,27,000। क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट साइड पर, एसेट। एसेट के अंदर दो मेन हेडिंग्स हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बट एसेट के लिए आपको अगेन ये गोल्डन रूल याद रख करवा देता हूँ मैं आपको। देखो, जिस तरह मैंने आपको लायबिलिटी के लिए कहा था कि पहले बैलेंस शीट में से अमाउंट लीजिए, डेबिट माइनस होगा, क्रेडिट प्लस होगा। एसेट के लिए ऑपोजिट होता है, बैलेंस शीट का अमाउंट लेने के बाद हम डेबिट प्लस करते हैं और क्रेडिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें एसेट्स के लिए जो भी आइटम्स होंगे पहले हम बैलेंस शीट में से उसका अमाउंट ले लेंगे, और अगर जर्नल एंट्री में वो आइटम अगर डेबिट हुआ है तो उसका अमाउंट प्लस कीजिए कैलकुलेटर में, और अगर वो माइनस हुआ है तो उसे हम, अगर वो क्रेडिट हुआ है तो हम उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हेडिंग है हमारा नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेंजिबल एसेट्स, और इसका वर्किंग बना लेंगे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 4। तो क्वेश्चन में हम लोग 1 बाय 1 वर्किंग नोट नंबर 4 में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कौन से एसेट्स हैं। गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट है, उसे जान दीजिए। पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट से जाने दीजिए, और ऑलरेडी हम उन्हें कैंसिल कर चुके थे ना, राइट ऑफ कर दिया था हमने पूरा, तो वो हमें देखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया बिल्डिंग, तो पहले एसेट ले लेते हैं बिल्डिंग। उसका वैल्यू देखिए बैलेंस शीट में कितना दिया, पहले वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, 3 लाख रुपीज़। अब उसके हिसाब से हमें एंट्री में चेक करना है लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर आया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग चेक कीजिए, देखिए तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे देखिए डेबिट हुआ है, तो एसेट में मैंने क्या बोला, डेबिट हुआ है तो प्लस करेंगे, राइट। तो आपको जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया था 3 लाख, उसमें ये 50,000 को क्या कीजिए, प्लस कीजिए। तो उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्रिसिएशन हो रहा है ये, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्रिसिएशन, राइट, ऑन रिकन्स्ट्रक्शन कितना, 50,000 रुपये। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 3,50,000। क्लियर है ये चीज़। उसी तरह से नेक्स्ट ले लिया जाएगा प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहले बैलेंस शीट में से अमाउंट ले लेते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट का कितना है, 3 लाख रुपीज़। जर्नल एंट्री में चेक कीजिए प्लांट एंड इक्विपमेंट कहीं पर आया है, तो जी हाँ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो एसेट क्रेडिट हुआ है मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो 50,000 को हम माइनस कर देंगे। ओके, तो रिटर्न ऑफ हुआ है, 50,000 माइनस करूँगा तो नया अमाउंट आ जाएगा 2,50,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर। तो क्वेश्चन में देखिए अमाउंट कितना दिया था, 1 लाख, यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर एंट्री में चेक करता हूँ, एंट्री में देखिए फर्नीचर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 20,000, क्रेडिट हुआ है मतलब कम हो जाएगा, राइट, 20,000 माइनस करना है, अमाउंट आ जाएगा 80। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इतना ही है टेंजिबल एसेट्स, तीनों को टोटल कर लेते हैं, 3,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 80,000, अमाउंट आ जाएगा आपका 6,80,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एसेट हमारे यहाँ पे ले लेते हैं पहले टोटल 6,80,000। टेंजिबल एसेट्स के बाद हमें नेक्स्ट आइटम लेना है जो है वो है हमारा करंट एसेट्स। नॉन करंट के अंदर इतना ही लेना है हमें। करंट एसेट्स में हमारा पहला आता है सबसे पहला इन्वेंटरीज। ठीक है, इन्वेंटरीज का मतलब होता है बेसिकली स्टॉक। तो ये वर्किंग नोट बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, राइट, वर्किंग नोट नंबर 5। स्टॉक के लिए मुझे क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है वो पहले लिख रहा था 1,50,000, और उसमें से क्वेश्चन में देखिए इन्वेंटरीज के बारे में, स्टॉक के बारे में यहाँ पे बोला है क्रेडिट हुआ है 50,000, तो मैं यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ 50,000 उसमें से, नया वैल्यू मुझे मिल जाएगा 1 लाख। ओके, और वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद इन्वेंटरीज के बाद हमें लेना है नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल के अंदर और कुछ नहीं आता है, डेटर्स होता है, बिल्स रिसीवेबल। क्वेश्चन में हमें डेटर्स दिया तो उसके बारे में हम देखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 6 बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, वर्किंग नोट नहीं, नोट नंबर 6 कहेंगे। तो सबसे पहला ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अमाउंट दिया 75,000। जर्नल एंट्री में चेक करें तो ट्रेड डेटर्स के बारे में देखिए क्या हुआ है, 5,000 कम हुआ है ना, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट मतलब माइनस करना है हमें, तो यहाँ पे 5,000 में लेस कर देता हूँ, राइट। तो नया वैल्यू आ जाएगा उसका 70,000, और ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं
ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, एक्चुअल में ये डेटर्स का अमाउंट है, ठीक है ना। इसके बाद आपको आता है नेक्स्ट आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कैश कितना दिया था आपको, पहले वो ले लीजिए कैलकुलेटर में। तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में कैश दिया है 25,000, तो कैलकुलेटर में ले लीजिए 25। उसके बाद जर्नल एंट्री में आपको चेक करना है, जहाँ पे भी कैश डेबिट में आया उसे प्लस कीजिए, क्रेडिट में आया तो माइनस कीजिए। तो फर्स्ट एंट्री में कैश है क्या, नहीं। सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में है, क्रेडिट हुआ है, राइट। तो 48,000 को मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो कैलकुलेटर में 25 दिया था, वहाँ से मैंने 48,000 माइनस कर दिया। सेकंड में कैश है क्या, नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी कैश नहीं है, यहाँ पर भी कैश नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कैश अकाउंट में तो आपको और सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ भूल गए कि क्वेश्चन में कैश और बैंक दो दिया हुआ है, राइट। 1 लाख रुपीज़ प्लस 25, तो दोनों लेना है हमें, टोटल 1,25,000। तो 1 लाख प्लस 25,000, 1,25,000 आएगा, और उसमें से हमें ये एक ही आइटम है माइनस करना है खाली 48,000, बिकॉज पूरे जनरल एंट्रीज में खाली ये एक ही कैश आया है जो कि क्रेडिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख बैंक का अमाउंट, 25,000 कैश का अमाउंट, उसमें से 48 माइनस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए बैलेंस मिल जाएगा, दैट इज़ 77,000। अब मैं एसेट साइड का टोटल लेता हूँ, तो मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगा 9,27,000। तो लायबिलिटीज़ भी मेरा 9,27,000 था, एसेट्स भी मेरा 9,27,000 था। तो इस तरह से हमारा ये जो बैलेंस शीट है वो बनाया जाएगा। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं या हमारे जो टीचिंग मेथड है वो आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इसका मदद मिले। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।